जी शब्द का अर्थ है जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जैसे देखिए यहाँ पे लिया गया है ज्योग्राफी, जियो में अगर हम लॉजी जोड़ दें तो ये पृथ्वी का भी अध्ययन हो जाएगा, और अगर जियो में हम मेट्री को जोड़ देंगे तो ये पृथ्वी का मापन हो जाएगा, और अगर हम वही जियो में आइड को जोड़ देंगे तो ये पृथ्वी का अनुरूप हो जाएगा। मतलब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, और जियोमेट्री में किसका अध्ययन किया जाता है तो पृथ्वी का मापन किया जाता है, और जियोइड में किसका अध्ययन किया जाता है तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन किया जाता है। इतना समझ गए होंगे। अब पीछे जो हम छोड़े हैं उसको देख लेते हैं। पहले इसको छोड़े थे ना, सूर्य को, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। आपको तो पहले शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि सूर्य जो है सबसे केंद्र में रहता है, और ये गैसों से मिलकर बना होता है। और वो कौन सा गैस है? वो है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। नाभिकीय संलयन होते रहता है इसके अंदर, इसीलिए इससे इतना हीट, इतना उष्मा उत्पन्न होता है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। क्या कहने का कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी बुक? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इसको याद रखने का ना ट्रिक भी दे रखा है। इसको याद रखने का ट्रिक भी दे रखा है, और वो है जैसे कि अंग्रेजी में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसका ट्रिक भी दे रखा है। जैसे माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसको इंग्लिश में याद रखने का तरीका बताया है, ट्रिक भी दे रखा है। देखिए कितना अच्छा एनसीईआरटी। इसको क्रमबद्ध तरीके से हिंदी में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हो गया, इतना समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर फैले रहते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में ये कक्षा कहलाते हैं। अब आपको ये चीज समझाने का कोशिश करती हूँ कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो चक्कर लगाते हैं ग्रह सूर्य का, वो कैसे लगाते हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये वृत्ताकार पथ पे लगता है तो ये आंसर गलत है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाता है। और वो कैसे, मैं आपको एक एक करके समझाने का कोशिश करती हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये रहा। ये मान लीजिए कि सन है, और इसके चारों ओर और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो इस प्रकार है। ओ, गलत हो गया, छोड़ो, ऐसे पकड़ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सन है, और इसके चारों साइड जो चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार में, ऐसे एक हो गया। ऐसे कर करके 8 ग्रह है, वैसे चक्कर लगाते रहता है ऐसे करके। और यहाँ ये बीच में सन है, ये बीच में सन है। और ये जो है ये दीर्घवृत्ताकार, इसको बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार। और इसके बारे में आप नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से क्लियर कर पाइएगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने का कोशिश, समझने का कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जितना एनसीईआरटी हमको बताना चाह रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। दीर्घवृत्ताकार आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। किसको? बुध को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। शुक्र के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। जैसे शुक्र के बारे में है तो आपको अच्छे से क्लियर कर ही देते हैं कि शुक्र के बारे में। तो सबसे पहले इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जुड़वा ग्रह। और इसे भोर का तारा कहा जाता है, और इसे सांझ का भी तारा कहा जाता है, और इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। चमकीला, स्पेस कम है उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें शुक्र के बारे में जरूर याद रखिएगा। इसे जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? इसे जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी के व्यास के बराबर मतलब लगभग में शुक्र का व्यास होता है। मतलब दोनों का व्यास, पृथ्वी का और शुक्र का व्यास लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और एक चीज़, इसे जो है पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है, इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। शुक्र के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको एनसीईआरटी से हटकर समझाने का कोशिश कर रही हूँ।
आप इसको समझने का अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। इतना समझिए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहा जाता है। पहले जो बोला गया था, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझा देता हूँ अलग से। यहाँ पे पहले जो था प्लूटो को जो है ग्रह कहा जाता है, पहले जो है ग्रह के श्रेणी में रखा गया था प्लूटो को, और पहले टोटल जो है 9 ग्रह बोले जाते थे टोटल, लेकिन अभी जो फिलहाल में 8 ही है। प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया क्योंकि ये जो है अन्य ग्रह के कक्षा को बाधित करती थी, क्रॉस करती थी, इसलिए इसे बौना ग्रह कहा गया। ये मतलब गति के नियम को फॉलो नहीं करती थी। इतना समझ गए आप लोग। और इस यूनेस्को ने जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इतना समझ गए आप लोग। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, अरे एक मिनट, और चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ पे पहली आपको कुछ समझाने का कोशिश कर रही है, उसको समझिएगा। पहली कहना चाहती है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों में उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों और उसके गति का अध्ययन करता है, खगोल शास्त्री कहलाता है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इतना समझ गए आप लोग। जो आर्यभट्ट जो था उसी ने कहा था कि ग्रह और ग्रह के उपग्रह जो है वो इसीलिए हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए चमकता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इतना समझ गए आप लोग। यही आपको पहली कहना चाहती थी। हम बोले थे ना पहली और बुझ आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी समझाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी, हमारा प्यारा पृथ्वी, जिसे कि नीला ग्रह कहा जाता है। नीला यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मिनट, या इधर लिख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है आपको तो ये अच्छे से पता होगा, क्योंकि इस पे जो है 2/3 भाग जल पाया जाता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। और इस पे एनसीईआरटी के बुक में पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया है उसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसको समझ गए आप लोग, क्योंकि पहले नंबर पे हो जाता है सूर्य दूरी के हिसाब से सूर्य से बुध, और दूसरे नंबर पे हो जाता है शुक्र, और तीसरे नंबर पे हो जाता है पृथ्वी। इतना समझ के आप लोग वही कहने का कोशिश कर रहा है कि सूर्य जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि आकार में जो ये 5वां बड़ा ग्रह है, ये जो है ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। अब पृथ्वी का वास्तविक स्ट्रक्चर क्या है आपको दिखाने का कोशिश करती हूँ। पृथ्वी जो है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मेरे डायग्राम पे मत जाएगा, बस आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। पृथ्वी जो है इस तरीके से गोल नहीं है, ये भू-आब है, इसको भू-आब बोलते हैं। और ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई प्रतीत होगी आपको। हमारी पृथ्वी कुछ इसी प्रकार से है। मेरे डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, बस समझने का कोशिश कीजिए। अब आगे कर लेते हैं। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। समझ गए? ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आगे चलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है, यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। और पृथ्वी के विषय में नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये आखिर इस पे क्या है पृथ्वी पे जो कि बाकी ग्रह से इसको अलग करता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पे पानी और वायु जो कि किसी जीवन को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे पाया जाता है। लेकिन और क्या क्या बातें है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, और वो क्यों आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दी। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और देख लीजिए यहाँ पे पहली क्या कहना चाहती है। ये रही पहली कहती है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। और पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट का समय लगती है। सोच लीजिए कि पृथ्वी इससे आप पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी भी निकाल सकते हैं। आप
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कमेंट में हमको बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया। ठीक, आप लोग कमेंट में जरूर ये आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है। ये 2 डाटा आपके पास दिया हुआ है, इससे आप दूरी को निकालने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ आ गया देखो बूझो। अब बूझो भी कुछ कहना चाहता है, ये बोल रहा है पहले अपना बात बताई तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, तो अब उसका भी सुन लेते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो बूझो नाराज हो जाएगा। ये कहना चाहता है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। हाँ, गया है। और वो कौन है, पहले भारतीय कौन है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं कमेंट चेक करूंगी कि कौन कौन आंसर देता है। अब आगे देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारा प्यारा चंद्रमा, चंद्रमा पे जो बोलता है कि दाग है, वो कोई दाग नहीं है। वो चंद्रमा पे ऊंचे ऊंचे पठारों गड्ढों के कारण जो छाया बनती है वही हमको काली दिखाई देती है, जिसकी वजह से कोई बोलता है कि इस चांद पे तो दाग है। वो आता है ना विराट कोहली और क्या उसकी वाइफ का नाम है अनुष्का, बोलते इस चांद पे तो दाग है, मेरा चांद पे दाग है। ऐसा कुछ नहीं है, चांद पे कोई दाग धब्बे नहीं है। वह बस ऊंचे ऊंचे पठारों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गड्ढों का जो छाया है वही उस पर दिखाई पड़ता है और बोलता है चांद पे दाग है। कुछ भी। अब चलिए अब एनसीईआरटी के बुक में चंद्रमा के बारे में क्या कहा गया है उसको अच्छे से समझने का कोशिश कर लेते हैं। चलिए, हमारी पृथ्वी के पास, ओ गलत हो गया, एक मिनट, लिखा है हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, हमारा प्यारा चंद्रमा। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 होता है 1/4। 1/4 भाग ही इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का। इतना समझ होंगे आप लोग। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। और इसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है और यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका घर है, घर है, पेड़ पौधा है, घर है। अब आप पहाड़ पे चढ़े, अब आप यहाँ पे पहाड़ पे चढ़े। अब आप जो पहाड़ से नीचे की ओर देखिएगा तो आपको घर और पहाड़, पहाड़ पे चढ़ के अगर आप नीचे की ओर देखिएगा तो आपको पेड़, घर, जंगल कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो आपको तारे, अनगिनत तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जबकि चांद बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सबसे नीचे का जो घर, दुकान, पहाड़, गाड़ी, अदर चीज जो होता है वो आपको बहुत छोटा दिखाई देता है। वैसे ही अगर पहाड़ के मतलब पास में जो पेड़ सब दिखाई देता है कितना बड़ा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से वही कहने का कोशिश कर रहा है। आप समझ जाइए कि जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा दिखाई देगा, जो जितना पास होगा वो उतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? ये चंद्रमा, पृथ्वी से। समझ गए। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों का तुलना कर सकते हैं। आप इससे दूरी का तुलना कर पाइएगा अच्छे से। आई होप कि आपको ये चंद्रमा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है उसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये उपग्रह जो है जो मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। प्राकृतिक में तो ये आ गया चंद्रमा, मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं और इससे 2 भागों में बांटा जाता है, भू स्थिर, जिसके बारे में नेक्स्ट आएगा तो आपको अच्छे से वहाँ पे समझा दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ जाइए कि उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। अब मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, मतलब कोई रॉकेट है उसको लॉन्च किया, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देता है और वह उपग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और भारतीय उपग्रह भी है जिसमें से कि शामिल है इनसेट, IRS, इडूसेट। 3 उपग्रह है भारतीय का जो कि पृथ्वी की कक्षा में जाके चक्कर लगा रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको जरूर याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट का बात कर ले तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय ये अपने कक्ष का भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब चंद्रमा का जो है परिक्रमण काल और परिघूर्णन काल दोनों लगभग बराबर होता है, 27 दिन। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि चंद्रमा का हम दोनों सतह देखे हैं तो उसको बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं है, कोई भी आज तक चंद्रमा का दोनों सतह नहीं, क्योंकि चंद्रमा का और पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग बराबर है।
इसीलिए चंद्रमा का केवल एक सतह ही हम देख सकते हैं, दोनों सतह हम नहीं देख सकते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ जीवन के लिए अरे सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे एवं मैदान जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, जिसको आप बोलते हैं कि चांद पे दाग है। इसके बारे में आपको पहले बताई मैं कि ये कोई दाग नहीं है, ये परछाई होता है वास्तव में। और जो है कि ये पूर्णिमा के रात स्पष्ट रूप से आप देख पाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह के बारे में एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये किस प्रकार पाए जाते हैं, ये आपको एक डायग्राम की मदद से मैं समझाने का कोशिश करती हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये मंगल है और ये बृहस्पति है। इसके बीच में ये जो है बेल्ट पाया जाता है, एक असंख्य तारों का एक बेल्ट पाया जाता है, इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये बृहस्पति और ये है मंगल और ये है बृहस्पति, इन दोनों के बीच ये बेल्ट पाया जाता है, इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और आगे है, विज्ञान के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर बना है। मतलब जैसे कि ग्रह में विस्फोट होता है समय समय पे, जैसे जब हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाता है, हीलियम जैसे भारी धातु में बदल जाता है, तो उसमें एक विस्फोट होता है, जिसके बाद बड़ा जो है वो ग्रह कहलाने लगते हैं, और छोटे छोटे जो असंख्य टुकड़े होते हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच वृत्ताकार पथ में वह भी सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब समझ लेते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड के बारे में एनसीईआरटी बुक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। आप फिल्मों में जरूर देखे होंगे, जिसको बोलते हैं टूटता तारा। आंख बंद करो, मन्नतें मांगो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। वो असल में कोई टूटता तारा नहीं होता है, वो उल्का पिंड होता है, जो कि वृत्ताकार पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो कभी कभी पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर वो पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति हो जाती है। और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है उल्का पिंड, तो वह वायु के संपर्क में आते ही घर्षण के कारण वो जलने लगती है और वो आपको टूटता हुआ तारा जैसा दिखाई देने लगता है, और आप उसको बोलते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि वो कोई टूटता तारा नहीं, वो उल्का पिंड है। और महाराष्ट्र का लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, उसी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है उल्का पिंड, तो वह वायु के संपर्क में आते ही घर्षण के कारण वो जलने लगती है और वो आपको टूटता हुआ तारा जैसा दिखाई देने लगता है, और आप उसको बोलते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि वो कोई टूटता तारा नहीं, वो उल्का पिंड है। और महाराष्ट्र का लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ओ सॉरी ये क्या हो गया, और महाराष्ट्र का लोनार झील और जो है महाराष्ट्र का लोनार झील, ये इसी का परिणाम है, उल्का पिंड का ही परिणाम है लोनार झील। क्योंकि कभी कभी उल्का पिंड का आकार बड़ा होने के कारण वह पूरी तरह से नहीं जल पाता है और आधा जला हुआ जो पृथ्वी पे गिर जाता है, जिससे कि उस पे पृथ्वी पे गड्ढे पड़ जाते हैं। वही है महाराष्ट्र का लोनार झील। एग्जाम्पल के लिए आप याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा कम कम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्या आपने तारों और खुले आकाश वाले एक दूसरे और फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखे हैं? यह चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों के समूह को एक पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पट्टी की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये मिल्की वे है, मतलब आकाश गंगा। आपको लगेगा ये तारों की गंगा है जो कि एक धारे में बह रही है, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा बोला है। अब आगे देखिए, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के साथ की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों बादलों और गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है।
अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका ब्रह्मांड के साथ क्या रिलेशन है उसको बताने के साथ बताया गया आपका। जैसे कि भारत में कितना आबादी है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, जैसे कि आप एक गांव में रहते हैं, वह गांव एक जिला में है, वह जिला एक राज्य में है, और बहुत सारे राज्य एक देश में है, और बहुत सारा देश महादेश में, और बहुत सारा महादेश पृथ्वी पर, और पृथ्वी जो है कि बहुत सारे सौरमंडल, और वह सौरमंडल जो है आकाशगंगा का भाग, आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। आप सोच सकते हैं कि आप इसके हिसाब से कितने छोटे हैं। अब ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये 2 बार आ गया है। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ पे है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह और तारे में यही अंतर है कि आप बताइएगा कि ग्रह के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तारे के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सौरमंडल से जिसमें सूर्य, ग्रह और उपग्रह सभी पाए जाते हैं, उसके समग्र रूप को सौरमंडल कहा जाता है। और सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप बता दीजिएगा। पहले बुध है, फिर मंगल, पहले बुध है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये से करके आप बता दीजिएगा। अब पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर जीवन जीने लायक सारी अनुकूल परिस्थितियों मौजूद है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण का लगभग सेम है, इसीलिए हम सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं। अब ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जैसे कि आकाशगंगा और सारे चीज़ों को मिलाकर समग्र रूप से, जैसे उसमें आ जाता है तारे, आकाशगंगा वगैरह सारी चीज़ को मिला के उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और थोड़ा बच्चा है उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, वह हो जाएगा शुक्र। और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो जाता है, तो वो हो जाता है पृथ्वी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है, तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। और ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान हो जाता है, तो इसका हो जाएगा उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। और ये 3 का आंसर, 3 में 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चेक करूँगी और मैं बताऊँगी, और अगर नहीं होगा तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में दूँगी। तो अब तक इतना ही, और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, और आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली 2 बजे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, और आपके तैयारी को और बेहतर बनाने का मैं कोशिश करूँगी। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों का।